नोटिस करोगे ना, गवर्नमेंट सेक्टर से बेस्ट ना प्राइवेट सेक्टर है। आप देख लो, आज ट्रेन गवर्नमेंट सेक्टर है, तुम देखो कितनी गंदगी होती है, कैसे चलती है, क्या चलती है पता है। आज मेट्रो प्राइवेट सेक्टर है, कितना डिफरेंस है। आप प्राइवेट स्कूल मिला लो, गवर्नमेंट स्कूल मिला लो, मेजोरिटी गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं। जितनी भी प्राइवेट चीजें वो आगे बढ़े, क्योंकि प्राइवेट में दोस्तों आपको पता है एक बंदा ओनर है और वो उसको मीटर खींचना आता है, उसको उठाना, उसको प्रॉफिट में लाना है। गवर्नमेंट को एक अच्छी बात भी कि गवर्नमेंट को सबका विकास करना है, सबको देख के चलना है। क्या आप भी पढ़ते हैं क्लास 12th में? और दोस्तों आपका भी परसों होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम, और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि कैसे करूंगा एग्जाम, कैसे क्या होने वाला है, तो एकदम टेंशन फ्री हो जाओ। सिर्फ जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें टॉप 20 क्वेश्चन लगाऊंगा, ये क्वेश्चन सिर्फ आपको लगा लेने दोस्तों। इतने क्वेश्चन आपने टिप पे कर लिया, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। जैसे 11th क्लास वालों को गया, आपने वीडियो देखी होगी, मैंने कितने सारे क्वेश्चन 11th क्लास के फंसा दिए थे। सेम अब 12th वालों के लिए वीडियो ला रहा हूँ। 12-13 तारीख को एग्जाम है, 12 तक वीडियो डालता रहूंगा, 12 तक आपको जुड़ के रहना है, 12 तक सारी वीडियो देखनी है जितनी मैं वीडियो डालूंगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जाम बेहतर से बेहतरीन जाने वाला है। और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा उसके लिए बहुत अच्छी बात है, आपका भी अच्छा जाएगा, और जिसने अच्छे से पढ़ रखा है उसके और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और चीजें बाइलैंग्वेज होने वाली है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आराम से पूरी वीडियो को वॉच करना। अब हम चीजों को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत कम टाइम है, तो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा में पढ़ना है। अभी ये करा दूंगा मैं, उसके बाद आप घर पे बैठ के इसके क्वेश्चन लगा के इसको टिप पे कर लेना, टेस्ट देके फिर कल वीडियो बनाऊंगा, फिर कल देखनी है, और परसों वीडियो परसों, मतलब 12 तारीख तक आपको पूरी सारी की सारी वीडियो देख लेनी है। सारी क्या 3 ही वीडियो बनाऊंगा बस, सारी छोड़ो। अब तुम्हें दिमाग में आएगी इतनी वीडियो बनाएंगे, उतनी वीडियो, ज्यादा वीडियो में नहीं बनाता, आपको पता है। 3 ही वीडियो बनाऊंगा, उस 3 वीडियो में से सारा कुछ आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपको पहला चैप्टर देखने को मिलेगा, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो सबसे पहले इसमें आपने जब ये चैप्टर को आप खोलोगे, तो आपने सबसे पहले जब चैप्टर खोला होगा तो उसमें आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है कि भाई नेहरू जी ने कौन सी स्पीच दी थी आपके 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, मतलब मिडनाइट को कौन सी स्पीच दी थी। तो इंग्लिश वाले याद कर लेंगे ट्रस्ट विद डेस्टिनी, और हिंदी वाले भी इसी में याद कर लेना, क्योंकि हिंदी में भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट इतना बड़ा नाम है, ठीक है। तो इंग्लिश में याद कर लेना ट्रस्ट विद डेस्टिनी। तो 1 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो उस पर टिक मार देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि ऐसी कौन सी बातें थी, मतलब संविधान सभा के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, उसमें ऐसी कौन सी 2 बातें थी जिसमें सबकी सहमति थी। सबकी सहमति का मतलब मैं कह रहा हूं कि 300 के जैसे 299 नेता बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, क्योंकि आधे तो 90 तो आपके पाकिस्तान चले गए थे, टोटल 389 थे, 292 कहाँ रह गए थे इंडिया के अंदर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज है, लेकिन मैं बताता हूँ 389 टोटल चुने गए थे संविधान बनाने के लिए। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, आराम से उनको भी समझ आएगा जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। मैं कह रहा हूँ संविधान सभा में 389 नेता चुने गए थे, जिसमें से 90 कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान। कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान। तो 90 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 292। तो 299 सॉरी 299 ये 299 नेता, एक बात 2 बातें ऐसी थी जिसपे ये सारे सहमत थे। बहुत ऐसी कम बातें होती है इसमें दोस्तों सब सहमत हो जाए। तो भैया ऐसी क्या बात थी जिसपे सब सहमत थे, ऐसा क्या था? तो सबसे पहला डेमोक्रेसी, कि देश में डेमोक्रेसी रहेगी, इस पे 299 नेता सहमत थे। देश में क्या रहेगी, डेमोक्रेसी, यानी देश में रहेगा लोकतंत्र। क्या रहेगा, लोकतंत्र। इस पे क्या थे, सब सहमत थे। दूसरी बात कौन सी थी भैया, कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी सरकार आए, इससे कोई मतलब नहीं है उस टाइम कांग्रेस आया, कम्युनिस्ट पार्टी, कोई भी सरकार आए, वो सबके भले का कार्य करेगी। कैसे करेगी, भले का काम करेगी, भले का कार्य करेगी। ये 2 बातों पे क्या थी दोस्तों, सबकी सहमति। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में 2 नंबर का कि भाई ऐसी 2 बात कौन सी थी, इस पे सारे सहमत थे। तो एक आपका डेमोक्रेसी हो जाएगा, दूसरा आपका सरकार सबके भले का कार्य करेगी। समझ आ गया दोस्तों। तो ये 2 बातों पर सबकी सहमति क्लियर हो गया। एक डेमोक्रेसी हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट क्या करेगी दोस्तों, सबके भले का काम करेगी, वेलफेयर स्कीम वगैरह लेके आएगी। फिर एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, मैं सीधा आंसर दिखाऊंगा, तो मैं नॉर्मल पढ़ा रहा हूं, फिर मैं आपको आंसर दिखाऊंगा कैसे लिखना है। कि देश में आपके राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां बताओ। सबसे पहले चैप्टर के नाम पे जाऊं तो राष्ट्रीय निर्माण, नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र मतलब क्या होता है, देश। यहाँ किस राष्ट्र की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है। समझ रहे दोस्तों, भारत की बात हो रही है। तो भारत का निर्माण, जैसे मान लो मैंने कुर्सी बनाई, तो मेरे को क्या बोलते हैं, कुर्सी निर्माता। अरे कुर्सी बनाने वाला कुर्सी, संविधान बनाने वाले संविधान निर्माता, ठीक है। इस तरीके से देश बनाने वाले क्या हो जाएंगे, देश निर्माता। जैसे बहुत सारे नेता इन्होंने देश का क्या करा, निर्माण ही करा। कैसे करा मैं बताऊंगा आपको। तो हमारे राष्ट्र का जो निर्माण हुआ है दोस्तों, हमारा भारत जो बना है, क्योंकि भारत तो बहुत पहले से था, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान टूटा, फिर एक नया भारत बना। तो ये नए भारत कैसे बना, क्या क्या चैलेंजेस आए उसमें, ऐसी क्या क्या दिक्कतें, ऐसे क्या क्या चीजों का हमें सामना करना पड़ा दोस्तों देश बनाने के लिए। तो सबसे पहला सामना आपको पता है क्या करना पड़ेगा, हमारे देश में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब आप समझ रहे हो, बहुत सारे अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, 10 कदम चलोगे भाषा बदल जाएगी। अलग अलग खाना खाने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म को फॉलो करने वाले, इतनी सारी डाइवर्सिटी है। इन सबको एक साथ मिलाए रखना कितना मुश्किल होगा। तो सबसे पहला पॉइंट था देश निर्माण में एकता दोस्तों, यूनिटी बना के रखना, सब में सबको एक साथ मिला के रखना। तो सबसे पहला चुनौती क्या हो जाएगी बताओ, यूनिटी। हिंदी में क्या हो जाएगी, एकता। एकता बनाना समझ गए दोस्तों, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होने के कारण, विविधता होने के कारण
समझ रहे हो चीज़ें कितनी बट रही थी, और उनको एक साथ मिलाना बहुत ज़्यादा क्या था, मुश्किल। दूसरा डेमोक्रेसी लाना। अरे भैया डेमोक्रेसी लाना क्यों मुश्किल था? डेमोक्रेसी लाना, लोकतंत्र लाना दोस्तों इसलिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा था क्योंकि हमारे देश में सिर्फ 15% पढ़े लिखे लोग थे। अब 15% पढ़े लिखे लोग हैं, 15% एजुकेटेड, डेमोक्रेसी तभी अच्छे से बेहतरीन रूप से चल पाएगी जब एजुकेटेड पीपल होंगे। यहाँ 15% एजुकेटेड है, तो अब यहाँ दिक्कत स्टार्ट हो गई, कैसे वोटिंग होगी, कौन एमपी बनेगा, कौन एमएलए बनेगा, कैसे क्या क्या चीज़ें होगी, किनको ऑफिसर्स बनाओगे, इतनी सारी दिक्कतें स्टार्ट हो गई, जिसको हम सेकंड चैप्टर के क्वेश्चनों में क्या करेंगे, दिक्कत करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि पहले जो आपका दूसरा चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे दोस्तों आपके जो फर्स्ट आम चुनाव हुए तो उसमें क्या क्या दिक्कत और परेशानियों का हमें सामना करना पड़ा। तो दूसरा पॉइंट समझ आ गया दोस्तों, डेमोक्रेसी। तीसरा समान विकास, इक्वल डेवलपमेंट। समान विकास यानी इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इक्वल डेवलपमेंट। तो दोस्तों इसमें बहुत, ये तीन सबसे बड़ी चुनौतियां थी। तो बताओ पहली चुनौती क्या हो जाएगी, एकता यूनिटी, ठीक है। दूसरी चुनौती क्या हो जाएगी, आपका डेमोक्रेसी लाना, और तीसरा इक्वली डेवलपमेंट करना, सबका बराबर विकास करना। ये तीन बड़ी चुनौतियां थी। तीसरी बड़ी चुनौती क्या होती, पैसा ही नहीं था देश के पास, अभी आजाद हुआ है, ना कोई टेक्नोलॉजी है, ना कोई कुछ है, तो इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमारे राष्ट्र निर्माण में तीन चुनौतियां हमें देखने को मिली, सबसे पहला यूनिटी, दूसरा डेमोक्रेसी, तीसरा इक्वल डेवलपमेंट। और दो बातों पर सबकी सहमति थी, लोकतंत्र और सरकार सबका भले काम करेगी। अब आ जाओ आराम से हिंदी वाले और इंग्लिश वाले, ठीक है। आज़ादी के बाद कौन सी दो बातों पे सबकी सहमति थी, लोकतंत्र की स्थापना, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, जनता के भले का काम करेगी, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स वगैरह लेके आएगी, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा आपका राष्ट्र निर्माण की प्रमुख तीन चुनौतियां कौन कौन सी थी, तो पहली यूनिटी, समय भारत को एकीकृत रूप से रखा, दूसरा लोकतंत्र कायम करना, तीसरा समान विकास करना, पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, सारी चीजें लिखी हुई है, टू कीप इंडिया यूनाइटेड, टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, टू अचीव इक्वल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें करनी थी। अब आ जाओ द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत भैया क्या था एक नंबर का क्वेश्चन भी साथ साथ बताते चलूंगा, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत इंग्लिश में बोलते हैं टू नेशन थ्योरी। क्या बोलते हैं दोस्तों, टू नेशन थ्योरी। क्या बोलेंगे, टू नेशन थ्योरी। नाम से पता लग रहा है टू नेशन मतलब यहाँ दो राष्ट्र की बात, द्विराष्ट्र यानी यहाँ पे दो राष्ट्र की बात कही गई। और ये लेके आए थे दोस्तों मुस्लिम लीग। कौन लेके आई थी, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग में कौन लेके आए थे, जिन्ना। कौन लेके आए थे, जिन्ना। ये बात किसने रखी थी, जिन्ना ने। मुस्लिम लीग या फिर हम जिन्ना भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये मुस्लिम लीग 1906 के आसपास बनी थी, ठीक है, 1906 में बनी थी। अब ये मुस्लिम लीग जो थी दोस्तों, इसने क्या बोला कि भाई भारत जो है ना वो दो कौमों का देश है। दो कौम यानी यहाँ बात रखी हिंदू और मुस्लिम। क्या बात रखी, हिंदू और मुस्लिम, दो कौमों का देश है। तो इस तरीके से दो देश बंटने चाहिए, हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान घोषित कर दो और मुस्लिमों के देश को पाकिस्तान घोषित कर दो। ये बात किसने बोल दी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। और इसी बेस पे, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के बेस पे पाकिस्तान की डिमांड हुई दोस्तों। किसकी डिमांड हुई थी, पाकिस्तान की। अगर द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात नहीं रखी तो पाकिस्तान की डिमांड नहीं होती। अब पाकिस्तान की डिमांड में अब ये क्या हुआ, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत लाया गया तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगा कि हमारा देश टूटना नहीं चाहिए था। अब ये जिन्ना ने वो नौबत ला दी है कि देश अब क्या होगा, टूटेगा। तो ये द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का बहुत ज्यादा क्या हुआ दोस्तों, विरोध। बहुत ज्यादा क्या हुआ, विरोध। किस किस ने करा, तो नाम, ये एक नाम पूछ सकता है, कांग्रेस। और किस नेता ने करा था, तो नॉर्थ वेस्ट। अब देखो नॉर्थ, ठीक है, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ इधर हो जाएगा, सीधा हाथ हमेशा ईस्ट होता है इधर, नॉर्थ वेस्ट। मतलब अगर ये हमारा भारत तो नॉर्थ वेस्ट ये हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट के एक नेता थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम था, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको दोस्तों सीमांत गांधी बोलते थे। क्या बोलते थे, सीमांत गांधी। तो एक नंबर का क्वेश्चन इनसे रिलेटेड बन सकता है, इंपॉर्टेंट है कि भाई द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का विरोध किसने करा था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिसको आप सीमांत गांधी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका द्विराष्ट्रीय सिद्धांत था दोस्तों, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, भारत दो कौमों के देश है, इसी का बेस पे पाकिस्तान की क्या हुई थी, डिमांड हुई थी, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। उसके बाद भारत के विभाजन के प्रमुख कारण क्या थे। अब दोस्तों भारत का विभाजन क्यों हो रहा था, भारत का पार्टीशन क्यों हो रहा था, इसके बहुत ज्यादा कारण, सबसे पहला कारण यह है कि दोस्तों द्विराष्ट्रीय सिद्धांत रखा गया। अब भारत का विभाजन ही नहीं होता, विभाजन मतलब टूटना, पार्टीशन, भारत का पार्टीशन ही नहीं होता, पाकिस्तान बनता ही नहीं अगर मुस्लिम लीग द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को नहीं रखती और पाकिस्तान की डिमांड नहीं करती। तो मेन कारण यही है दोस्तों, ठीक है। तो नॉर्मली मैं उस पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब आ जाओ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन। ये क्या है भैया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन। अब समझ रहे हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन है क्या। इस चैप्टर में जब आप पढ़ोगे तो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे हमारा जो देश था ना दोस्तों, वो 3 पार्ट में डिवाइड था, लेकिन हमें 2 की चर्चा करनी है, 3 पार्ट, क्योंकि तीसरे का कोई रोल नहीं है, ठीक है। बस मैं हल्का सा डिस्कशन कर दूंगा। 3 पार्ट में हमारा देश क्या था दोस्तों, डिवाइड। अब समझना, जैसे मान लो ये हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में क्या हो रहा था दोस्तों, कुछ इलाके ऐसे थे जो अंग्रेजों के कंट्रोल में थे। जैसे मान लो मैं कुछ इलाके बना दिए, किसके कंट्रोल में, अंग्रेजों के। इसको हम बोलते थे प्रांत। क्या बोलते थे, प्रांत। क्या बोलते थे, प्रांत। और इंग्लिश में क्या बोलते थे दोस्तों, प्रोविंस। क्या बोलते थे, प्रोविंस।
कुछ इलाके जो थे वो राजा के कंट्रोल में थे। किसके कंट्रोल में थे? राजा के। ध्यान से समझना, राजा के कंट्रोल में थे। सारे क्वेश्चन टिप पे करा दो, टेंशन मत लो। जिसको हम रजवाड़े, उस रियासत, राजा के जो कंट्रोल में था उसको रजवाड़े या फिर हम देसी रियासत बोलते थे। क्या बोलते थे? रजवाड़े या फिर देसी रियासत। और इसको इंग्लिश में बोलते थे प्रिंसली स्टेट। क्या बोलते थे? प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट। ठीक है, प्रिंस का स्टेट ऐसे याद कर सकते हो, प्रिंस का स्टेट, प्रिंसली स्टेट। समझे? तो राजा वगैरह का जो ये इस पे कंट्रोल हुआ करता था। अब तुम सोचो, देश हुआ आजाद, अंग्रेजों वाला इलाका हमारे हाथ में आ जाएगा। अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, अंग्रेजों ने क्या बोल दिया इनको, राजा वगैरह को, कि तो तुम्हारी जगह है। अगर देखो तुम्हें अब क्या हो गया, जैसे ही देश का पार्टीशन हो गया, अंग्रेज भी चले गए, तो अंग्रेज इनको एक बात बोल के चले गए राजा को, देखो तुम्हारा देश है, तुम्हें अगर पाकिस्तान में मिलना है तो पाकिस्तान में मिल जाओ, तुम्हारा मन, तुम्हें इंडिया में मिलना है तो इंडिया में मिल जाओ। यहां तक तो फिर भी सही था। फिर इसने बोला कि क्यों मिल रहे हो, इंडिपेंडेंट रहना है तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो, अपना भी तुम देश बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो राजा सब चौड़ में आ गए। बहुत सारे राजाओं को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समझा बुझा के मिला लिया। कुछ ऐसे नहीं मान रहे थे, प्यार से नहीं मान रहे, फिर हथियारों से मिलाया। तो 5 रियासतें बिल्कुल नहीं मान रही थी। कितनी रियासतें? 5। तो अब देखो तुम्हें ये जो कॉन्सेप्ट समझ आया कि राजा वाला इलाके को रजवाड़े कहते हैं, अंग्रेज वाले इलाके को प्रांत कहते थे, अंग्रेज वाला इलाका अपने आप, क्योंकि अंग्रेज गए तो हमारा ही हो गया केंद्र सरकार का, राजा वाले इलाके को बोल के चले गए। बहुत सारे राजाओं को मिला लिया। 5 रियासतें मान ली थी। कौन कौन सी थी हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, 5 रियासतें कौन कौन सी थी तो मैंने उसको ट्रिक से याद कराया था। आप लोग जब पहले चैप्टर की एचआर अकेडमी में वीडियो डाल रखी तो वहां आप देख सकते हो। ठीक है, कि 5 कौन कौन से थे, अभी मैं वैसे बता दूंगा। अब देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज की हम चर्चा कर रहे थे, मेन बात तो करी नहीं हमने। अब देखो ये राजा वाले इलाके को मिलाना था, यार हमारे पास प्रूफ भी तो होना चाहिए, तो प्रूफ का काम करता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज। उसी पे ये राजा वगैरह क्या करते थे? सिग्नेचर, और बोलते थे कि मैं भारत में, मैं अपनी रियासत का विलय भारत में शामिल करने के लिए क्या हूँ, रेडी। समझ रहा है? तो इस तरीके से मिलाया जाता था। तो वही वहां चीजें लिखी हुई है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज एक टाइप का प्रूफ था दोस्तों। ठीक है, उस टाइम एक टाइप का पत्र था जिस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी देसी रियासतों को क्या कराते थे? सिग्नेचर कराते थे। और इससे ये प्रूफ हो जाता था कि ये देसी रियासत, ये राजा वाला इलाका किसका है? हमारा। किसका है? हमारा। ठीक है दोस्तों, तो वही है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज, आराम से आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद वो इलाका पूरा हमारा हो जाता था और हम अपने अनुसार उसको क्या करते थे? चलाते थे। तो आराम से आप लोग पढ़ सकते हो। चीजें मैंने क्या करा दी? क्लियर। अब आ जाओ, भारत के पार्टीशन की बात हो रही है कि भारत का जो पार्टीशन हुआ था उसका कैसे हुआ था वो तो हमने समझ लिया। कैसे नहीं, वो भारत का पार्टीशन की बात क्यों रखी गई थी हम समझ गए। भारत का पार्टीशन कैसे हुआ था तो आपको पता है, जहां पे मेजोरिटी मुस्लिम थे उसको क्या बना दिया गया? पाकिस्तान बना दिया गया। ठीक है, जहां मेजोरिटी हिंदू थे उसको हिंदुस्तान बना गया। तो आज भी तुम देखोगे पाकिस्तान में जाओगे तो मेजोरिटी मुस्लिम है, तभी वो पाकिस्तान बना हुआ है, और यहाँ मेजोरिटी हिंदू है तो ये हिंदुस्तान। इस तरीके से पार्टीशन हुआ था। अब ये जो पार्टीशन हुआ था इसके रिजल्ट क्या निकले थे, इसके परिणाम क्या निकले थे, आप लोगों को मैंने वीडियो में तरीके से बताया था दोस्तों कि कितने खतरनाक परिणाम थे, कितने बेकार परिणाम थे। यहां तक कि ऐसा हो गया था कि सबसे बड़ा विस्थापन उसको बोलते हैं दोस्तों, माइग्रेशन। जब एक जगह से दूसरी जगह पे लोग जाते हैं उसे माइग्रेशन बोलते हैं। जैसे अभी मैं जहांगीरपुरी छोड़ के अभी मैं आदर्श नगर या फिर बड़े दूर इलाके में चले जाऊं तो मेरा क्या हो गया? यहाँ से विस्थापन हो गया, और बहुत ज्यादा लोग यहाँ से विस्थापन कर रहे थे, बड़े लेवल विस्थापन हो गया। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा विस्थापन हुआ था दोस्तों, बहुत मिलियन लोग इधर से उधर गए थे दोस्तों। अब तुम समझो कितना बड़ा विस्थापन था, जिसमें से कितने लाख की तो मौत हो गई थी। इतना बेकार ये विभाजन हुआ था। अब सोचो, रात में आप सो रहे हो, हिंदू पाकिस्तान की, मान लो पाकिस्तान वाला इलाका, पहले तो सब जॉइंट ही था, अब पाकिस्तान में आप आराम से, अभी तो हिंदुस्तान ही, अभी जब आप सो रहे हो पता लगा सो विभाजन हो गया, आज आप पाकिस्तान में होते, अपने देश में ही लोग विदेशी हो गए। अब समझो तुम, कितनी मारकाट हुई थी, कितने हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, इतनी गंदी हालत हो गई थी भारत की दोस्तों उस टाइम पे, भारत की, पूरे भारत की और पाकिस्तान की। देखो यहाँ भी कोई कम नहीं था, यहाँ पे काफी सारे मुस्लिमों के साथ गलत हुआ, वहां भी कोई कम नहीं था, वहां पे बहुत सारे हिंदुओं के साथ गलत हुआ। तो दोनों जगह चीजें बैलेंस हुई। आप देखते थे, आपने पढ़ा भी होगा, आपने जब वो वाली फिल्म देखी होगी सनी देओल की, मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ उसका, ऐसे पता नहीं नाम बोल रहा हूँ, फिल्म का नाम है, जिसमें आपने देखा होगा कि वहां से जब ट्रेन आती थी तो वहां पे सारे हिंदू मर कट के यहाँ पे आते थे। समझ आ रहा है? जब भी वहां से पाकिस्तान से कोई ट्रेन चलती थी सब मर मुर आके यहाँ पे आते थे। तो इतनी दहशत फैल गई थी, इतना बुरा हुआ था। ये सारा का सारा दोष आप किसको दोगे? तो आपको पता ही है कैसे क्या चीजें हुई थी। तो यहाँ पे विभाजन के बहुत सारे परिणाम थे, बहुत सारी जनसंख्या, मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन का माइग्रेशन हुआ दोस्तों, लाखों की इसमें मौत हुई। अल्पसंख्यक बहुत ज्यादा, माइनॉरिटी बहुत ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि जितना भेदभाव हो रहा था माइनॉरिटी के साथ हो रहा था, मेजोरिटी को तो कोई तंग वैसे भी नहीं कर सकता, आपको पता है। ठीक है, देश में लोग विदेशी हो गए और बहुत तरीके के सांप्रदायिक दंगे आप बोल सकते हो दोस्तों, जो धर्म के नाम पे दंगे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में समझाया, जिससे जो बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ रखा वो अच्छा एग्जाम दे गया, और जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा उन्होंने ये पढ़ के और अपना बेस्ट दे के आए। ठीक है, तो मैं 5 पॉइंट लिखवा दिया, जिससे आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। ये मैंने इसलिए ऐसे पढ़ा दिया क्योंकि ये तो आपको पता ही है दोस्तों। ठीक है, तो स्टोरी टाइप भी आप समझ जाओगे। अब राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कभी और ये क्या है, ये अब आराम से हम लोग समझते हैं दोस्तों। राज्य पुनर्गठन क्या है? हिंदी में बोले तो राज्य पुनर्गठन आयोग, इंग्लिश में बोले
तो राज्य को बोलेंगे स्टेट, पुनर्गठन को बोलेंगे रीऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे? रीऑर्गेनाइजेशन। आयोग को हम बोलेंगे कमीशन। क्या बोलेंगे? कमीशन। क्या था भैया ये? अब समझो। अभी मैंने तुम लोगों को बताया था दोस्तों कि हमारे देश में ऐसी चीजें बटी हुई थी। अब तुम सोचो ऐसा भारत कितना अजीब लगे, सबको मिला तो लिया, लेकिन पता लग रहा है उस टाइम हैदराबाद बड़ी रियासत थी। अब हैदराबाद इतना बड़ा, सब इतना बड़ा, और हैदराबाद में सब रह रहे हैं, बंगाली भी रह रहे हैं, ठीक है, बंगाली भाषा वाले लोग भी रह रहे हैं, मराठी वाले भाषा। बहुत अजीब हो गया था भारत। भारत में कोई ऐसा नहीं था कि लैंग्वेज के बेस पे कोई स्टेट हो। जैसे आज तुम पंजाब को जानते हो पंजाबी लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है, महाराष्ट्र को मराठी लैंग्वेज के हिसाब से, आंध्र प्रदेश को तेलुगु लैंग्वेज, ऐसे आप लैंग्वेज के बेस पे आप स्टेट को जानते हैं। ऐसे पहले कोई स्टेट नहीं था इसमें कोई मेजोरिटी एक लैंग्वेज हो, ऐसे दिक्कत हो रही थी बहुत ज्यादा। अब क्या होने लग गया दोस्तों? अब डिमांड होने लग गई। अब मैं बात करूं 1952 में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। श्री राम आंध्र प्रदेश कैसे बना, क्या चीज हुई, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश से एक इंपॉर्टेंट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तेलुगु भाषी करके, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखोगे श्री राम पोट्टुमिल्लु से रिलेटेड। 1952 में क्या हो गया? आंध्र प्रदेश जो था वो डिमांड करने लग गया क्या कि भाई भाषा के बेस पे स्टेट बनाओ। अभी वहां मैं बाद में जाऊंगा, भी समझो, भाषा के बेस पे स्टेट, मतलब आंध्र प्रदेश में एक भाषा बोली जाए तेलुगु भाषा, और कोई भाषा वाले लोग ना रहे। तो ये बात किसने रखी? आंध्र प्रदेश ने। अब नेहरू जी को एक डर था कि जहां पे मेजोरिटी मुस्लिम हुआ पाकिस्तान बन गया। अब यहाँ मेजोरिटी लैंग्वेज कर दोगे तो ये भी अलग ना हो जाए, डर हो गया किसको? नेहरू जी को। तो नेहरू जी इसको टाल रहे हैं। अब यहाँ एक बड़े नेता थे श्री राम पोट्टुमिल्लु। क्या नाम था दोस्तों? श्री राम पोट्टुमिल्लु, ठीक है। वो बेचारे वो किस पे बैठ जाते हैं? श्री राम पोट्टुमिल्लु बैठ जाते हैं अनशन पे, भूख हड़ताल पे, ठीक है। ये बैठ गए भूख हड़ताल पे। अब जैसे ही दोस्तों भूख हड़ताल पे बैठे, अब 56 दिन में इनकी क्या हो जाती है? डेथ। ले भाई 56 दिन में क्या हो गई? इनकी डेथ हो गई। अब दिक्कत स्टार्ट हो गई। नेहरू जी को सब बोलने लग गए कि तो अंग्रेजों से भी तेज है, तो कम से कम अंग्रेज मारता नहीं था, तो जान से मार दिए। तो 56 दिन में श्री राम पोट्टुमिल्लु की डेथ हो जाती है। उसके बाद आंदोलन स्टार्ट होता है आंध्र प्रदेश में, और एकदम खतरनाक वाला आंदोलन। फिर उसके बाद नेहरू जी आके अनाउंस करते हैं कि आंध्र प्रदेश को हम स्टेट बनाते हैं। तो आंध्र प्रदेश सबसे पहला स्टेट बना आपका भाषा के आधार पर। अब ध्यान रखना, पहले भी एक स्टेट था, लेकिन एक न्यू स्टेट जनरेट करा गया। किस बेस पे? लैंग्वेज के बेस पे। सेम हालत में यहां समझाना चाहता हूं, ये राज्य पुनर्गठन आयोग का मतलब समझो, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइज मतलब स्टेट पहले से भी था, लेकिन उसको दोबारा बनाया गया, उसको रीऑर्गेनाइज करा गया है, समझ रहा है। पहले से भी आपका पंजाब था, लेकिन तोड़ के उसको बनाया गया, समझ रहा है। पहले से आप पहले बंबई था, तोड़ के गुजरात महाराष्ट्र बनाया गया। तो समझो मैं क्या बोल रहा हूं, दोबारा से स्टेट बने तो इसका एक कमीशन बनाया गया। अब भाई ये कमीशन क्यों बनाया? जब आंध्र प्रदेश बन गया, आंध्र प्रदेश बनने के बाद आपको लग रहा है आंध्र प्रदेश डिमांड करेगा? भाई सब डिमांड करने लग गए, पंजाब भी बोलने लग गया, गुजरात भी बोलने लग गया, महाराष्ट्र भी बोलने लगे, सब बोलने लग गए कि हमारा भी स्टेट बनाओ, हमारा भी स्टेट बनाओ। तो 1953 में इसका गठन करा गया दोस्तों। इसको फजल अली आयोग भी बोलते हैं, क्योंकि फजल अली सुप्रीम कोर्ट के उस टाइम हेड थे। उनको एक काम सौंप दिया नेहरू जी ने कि आप स्टेट के बेस पे दोस्तों आप बाउंड्री नपवा के स्टेट बनाओ आराम से। तो फजल अली आयोग ने काम स्टार्ट करा, और दोस्तों जगह जगह जाके पूरे भारत में सबका इलाका नापने लग गए। जैसे मान लो आज पंजाब इतना बड़ा था, तो पंजाब को थोड़ा कितना इलाका पंजाब का होगा, इसमें मेजोरिटी पंजाबी बोली जाएगी। हिमाचल प्रदेश का होगा इतना एरिया, हरियाणा का होगा। ये सारे काम करने लग गया राज्य पुनर्गठन आयोग। ये करते करते इसको लग गए 3 साल। 3 साल लग गए, तो फिर एक्ट पास हुआ, राज्य पुनर्गठन एक्ट। एक्ट मतलब आपका कानून। अब ये कानून पास हो गया 1956 में। कब पास हुआ? 1956। तो 1953 में ये, और 3 साल बाद ये पास हुआ, मतलब 3 साल में काम कंप्लीट हुआ। और जैसे ये काम कंप्लीट हुआ तो दोस्तों बहुत सारे स्टेट बने। मैं 2-3 स्टेट के बस नाम बताता हूँ, इससे आप याद रखो। 1960 में था आपका बम्बई। बम्बई एक बड़ा स्टेट था उस टाइम। बम्बई से टूटा। बम्बई में सुबह उठ के बोलते हैं गुड मॉर्निंग। क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। तो जी से हो जाएगा गुजरात, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद 1963 में बना नागालैंड। क्या बना दोस्तों? नागालैंड। 1963 में नागालैंड। 1972 में बना आपका मेघालय। क्या बना? मेघालय। 1966 में बना आपका पंजाब से टूटा दोस्तों हरियाणा और हिमाचल। पंजाब से कौन टूटा? हरियाणा और हिमाचल। एच हरियाणा और हिमाचल। तो आपका पंजाब से टूटा। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना। और एंड में सबसे 2014 में बना सबसे आखिरी स्टेट आपका तेलंगाना। कौन सा बना? तेलंगाना। तो ये स्टेट आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल में 2-3 स्टेट लिख देना, इतने में कोई भी याद रख सकते हो। अब मैंने तुम्हें यहाँ ज़्यादा पढ़ा दिया, वहाँ कम लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ मेरे को शॉर्ट में पढ़ाना था। तो सारी चीज़ें इस राज्यों का सीमांतरण समझ रहा है, बाउंड्रीज वगैरह नापी, राज्यों की मांग करने के कारण ये काम हुआ। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई और क्यों हुई, समझ आ गया दोस्तों? क्लियर हो गया? क्यों हुई मैंने सब कुछ बता दिया। अधिनियम कब आया, क्यों आया, सब समझा दिया मैंने क्लियर तरीके से। अब आ जाओ क्वेश्चन, हैदराबाद रियासत का विलय कैसे हुआ। अब मैं आपको बता रहा था दोस्तों, अब समझना आराम से।
अब आप आराम से समझना, हैदराबाद रियासत मतलब वो 5 रियासत जो मिल रही थी उसमें से कौन थी? हैदराबाद। ठीक है, 5 रियासत कौन कौन सी? आप लोग कमेंट पे करके फटाफट कमेंट में मेरी ट्रिक बताओगे मैंने क्या पढ़ाया था, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, और फटाफट वो कमेंट करेंगे वो 5 रियासत कौन सी थी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, कोई 4 रियासत दे देगा, एक दूसरी देगा, 3 कहेगा, इसमें से कौन सी रियासत नहीं थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों 5 रियासत कौन सी थी, और मेरी ट्रिक के साथ। अब आ जाओ हैदराबाद। हैदराबाद के राजा का नाम था दोस्तों निज़ाम। क्या नाम था? निज़ाम। और ये निज़ाम, एक बार मैं देख लूँ वीडियो बन रही है दोस्तों, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, मैं पढ़ाता जाऊँ। हाँ, वीडियो तो ठीक ठाक बन रही है। हैदराबाद के राजा का नाम दोस्तों क्या था? निज़ाम। ये निज़ाम, और उस टाइम निज़ाम पद उसका नाम था उस्मान अली खां। क्या नाम था? उस्मान। उस टाइम दोस्तों सबसे अमीर आदमी था, 7वीं रैंक पे आता था। इसको भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसिएशन भेजा, इस पर सिग्नेचर करो, मिलो। ये बोला हम नहीं मिलेंगे। इसने बोला कि मुझे 1 साल का टाइम दो, मैं 1 साल का, इसने स्टैंड स्टिल समझौता करा, एग्रीमेंट करा कि मुझे 1 साल का टाइम दो मुझे सोचने का। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला चलो इसको छोड़ो, अभी बाकी को निपटते हैं, 1 साल का इसको टाइम देते हैं। लेकिन ये तेजी में इसने जिन्ना को फोन मिला दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम पाकिस्तान में मिलेंगे, हम ये मिलेंगे वो मिलेंगे, हमारा साथ दो। अब साथ देने की बात करी इसने, वहाँ फ़ोन मिला दिया। अब ये बात पड़ती है सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता कि ये क्या कर रहा है, और इसने अत्याचार स्टार्ट कर दी दोस्तों। वहाँ इतने खतरनाक लेवल पर अत्याचार करने लग गया कि दोस्तों वो ये तेलंगाना में वुमेन्स और किसान को एक साथ आके मूवमेंट करना पड़ गया। इतने खतरनाक अत्याचार करता था, इसने गैंग बना दी रजाकार। गैंग क्या बना दी? रजाकार। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, रजाकार गैंग किसने बनाई? और रजाकार का हेड कौन था? तो था कासिम रिजवी। कौन था दोस्तों? कासिम रिजवी। ये गैंग बनाई रजाकार, और कासिम रिजवी इसका क्या था? हेड। ये कासिम रिजवी ने क्या स्टार्ट कर दिया दोस्तों? लूटपाट, हत्या, सारी चीजें स्टार्ट कर दी। ये बात पता लगती है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियों क्या करना पड़ता है सामना पूरे हैदराबाद को। अब क्या होने लग गया दोस्तों? कासिम रिजवी, बाबू भी थोड़ी देर नीचे बैठा भी होगी, क्लास है ना, सुनो। रजाकार जो था इसने कासिम रिजवी क्या बना दी दोस्तों? गैंग। सॉरी, कासिम रिजवी ने कौन सी गैंग बना दी? रजाकार। अब निजाम को, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये सब देख के अब बुरा, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोच लिया कि अब आर्मी भेज के खत्म कराना, लेकिन आर्मी भेज नहीं सकते, संविधान ही नहीं था, समझ रहे? आर्मी नहीं भेज सकते थे, अंग्रेजी आर्मी कह रही कि आप कैसे भेज सकते हो, ऐसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि संविधान होगा तब आप संवैधानिक रूप से कुछ एक्शन ले सकते हो, या फिर तुम उसको मिला लो हैदराबाद को तब तुम कुछ एक्शन ले सकते हो, ऐसे कैसे एक्शन ले सकते हो? फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिमाग लगाया, चलाया ऑपरेशन पोलो। क्या चलाया? ऑपरेशन पोलो। अब आप कमेंट करोगे ऑपरेशन पोलो ही क्यों चलाया दोस्तों, ऐसे क्या था कि ऑपरेशन पोलो इसका नाम रखा गया? ये चलाया सितंबर 1948। कब चलाया? सितंबर 1948। और फिर जो निजाम था उसने सीधा आत्मसमर्पण कर दिया, ऐसी हालत खराब कर दी थी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो इसलिए उनको लौह पुरुष नाम से जानते हैं दोस्तों। बहुत मेहनत तरीके से उन्होंने सारी चीजें कर ली। ठीक है, तो हैदराबाद की ये सारी चीजें थी। अब यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो, निजाम ने विलय से पहले इंकार करा, यथास्थिति बहाल समझौता करा नवंबर 1947 को, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। तेलंगाना में किसान महिलाओं ने आंदोलन करा, निजाम के अर्धसेना बल का प्रयोग किया जनता पर। अर्धसैन्य बल वही कासिम रिजवी, रजाकार। ठीक है, उसके बाद 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाकर भारतीय सेना ने हैदराबाद को भारत में क्या कर लिया? शामिल कर लिया। क्लियर हो गया दोस्तों? यही सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, इंग्लिश मीडियम वाले आराम से सारे पॉइंट लिख लेंगे। उसके बाद मणिपुर का कैसे विलय हुआ? तो मणिपुर का तो और आसान है दोस्तों। मणिपुर के राजा का नाम था बोध चंद्र सिंह। क्या नाम था? बोध चंद्र सिंह। अब जो मणिपुर के राजा थे वो तो पहले ही मान गए थे, उन्होंने बोला इंटरनल मामला मैं संभालूंगा, एक्सटर्नल आप संभालना, कोई नहीं, मैं मिलने के लिए रेडी हूँ। लेकिन वहाँ की जनता नहीं चाहती थी कि ये भारत में इसका विलय हो, तो जनता ने विरोध कर दिया कि आपने हमसे बिना पूछे सिग्नेचर कैसे कर दिया। पार्टियों ने वहाँ विरोध कर दिया, कांग्रेस पार्टी को छोड़ के सारी पार्टी विरोध कर दी कि आपने कैसे विलय कर दिया, कैसे ये कर दिया, कैसे वो कर दिया। जो कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स थे उनको छोड़ के सब क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। अब विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, चलो तुमसे भी पूछ लेते। तो उन्होंने क्या करा? जून 1948 में वहाँ पर रेफरेंडम करा लिया। इलेक्शन जून 1948, सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार, वहाँ पे इलेक्शन करा लिया, जैसे अभी इलेक्शन होते हैं वैसे ही इलेक्शन करा लिया। तो आपसे अगर पूछे कि भारत में सबसे पहले किस स्टेट के इलेक्शन हुए, किस तरीके से आम इलेक्शन वोटिंग करा के, तो सबसे पहले कहाँ हुए थे? मणिपुर में। कहाँ हुए थे? मणिपुर। भारत में 1952 में हुए थे, मणिपुर में 1948 में हो गए थे। भारत में कब हुए थे? 1952। ठीक है, तो याद रखना 1948 में ही मणिपुर के क्या हो गए थे? इलेक्शन हुए। तो उसके बाद जनता का पक्ष ये था कि नहीं मिलना, लेकिन फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ज़्यादा दबाव बना दिया किस पे? आपके बोध चंद सिंह पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा दबाव बना दिया, जिस कारण उसको सिग्नेचर करना पड़ गया। और उसके बाद फिर आपका क्या हो गया? सिस्टम ओके हो गया, और मणिपुर भी हमारे में क्या हो गया? शामिल हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? तो दोस्तों ये नॉर्मल सी बात है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। 90-20 फिल्म से याद कर लेना। ठीक है, तो 1920 में हुआ था, बस मैं यही याद करना और कुछ नहीं। भारत को एक करने में देखो, इसको क्या दोबारा पढ़ाना है ये आपको बताइए। भारत को मिलाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का कितना बड़ा रोल था, ये मैं हैदराबाद और उसमें बता चुका हूँ। ये सब डिस्कशन मैं कर चुका हूँ कि किस तरीके से कैसे कैसे चीज़ों को मिलाया था। ठीक है, इसको 565 कर लेना दोस्तों।
ठीक है, कैसे कैसे मिलाया था आपको सारी चीज़ें पता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने से देख लेना, क्योंकि ईजी है, सब मैं पढ़ा चुका हूँ अभी, ये नहीं कि मैंने नहीं पढ़ा है, सब मैं पढ़ा चुका हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाफट, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पहले चैप्टर में यही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, ये जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब हम चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर पे, वैश्विक, इधर से पहला करा दिया, अब उधर आ रहा हूँ वैश्वीकरण पे, ठीक है। तो अब आते हैं वैश्वीकरण पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो आप जब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा ग्लोबलाइजेशन एक प्रकार का क्या है दोस्तों, फ्लो, एक प्रकार का क्या है, प्रवाह। फ्लो मीन्स क्या होता है, जब भी कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है दोस्तों, तो उसको हम फ्लो बोलते हैं। जैसे आज तुम देखो कितनी मल्टीनेशनल कंपनी, आपने सुना होगा मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब जितनी बाहरी कंपनी है वो इंडिया के अंदर आ रही है। तो देखो एक बाहर की कंपनी इंडिया में आके काम कर रही है, तो एक फ्लो हुआ हमारी। अब देखो वैश्वीकरण का मतलब है कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाए। आज भारत की बहुत सारी चीज़ बहुत सारे देशों में, आज बहुत सारे देशों की चीज़ भारत में, तो अब हम पूरा सारे देश यानी पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड। तो अब पूरा ग्लोबल लेवल पे चीज़ें आ चुकी है, सब एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव बहुत सारे नेगेटिव फैक्ट है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आराम से हम चीज़ों को देखेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वैश्वीकरण के कारण पूछ रहा है कि वैश्वीकरण क्या है, बता दिया। वैश्वीकरण के कारण, तो दोस्तों वैश्वीकरण के कारण क्या, क्यों वैश्वीकरण हो रहा है, तो आप लोगों को पता है टेक्नोलॉजी के कारण वैश्वीकरण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर मान लो पहले के लेवल पे तो टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो वैश्वीकरण हो ही नहीं रहा था, वर्ल्ड लेवल पे लोग एक दूसरे से नहीं जुड़ रहे। आज इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हो गई है कि मैं यहाँ से फोन करूँ तो फोन कहाँ चले जाए, चाइना चले जाए, यहाँ से फोन करूँ तो फोन कहाँ चले जाए, आपका अमेरिका चले जाए। तो अब एक दूसरी जगह फोन चला जाता है, तो टेक्नोलॉजी का क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा विस्तार, जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है दोस्तों। समझ आया बाबू लोग, नीचे बोलो किसी को ना बातें मत करे यार, अभी 15 मिनट और लगेंगे, ठीक है। तुम लोग नीचे खड़े हो जाओ, किसी को ऊपर मत आने देना, ठीक है, और बोलना बातें मत करो, बस 15 मिनट में फिर क्लास लेना तुम आराम से। चलिए दोस्त, अब समझना आराम से। तो मैंने क्या बता दिया कि टेक्नोलॉजी के कारण ही क्या हो रहा था दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, वही फोन वोन से लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। और देखो बहुत सारे आपने देखा होगा ये भूकंप का मुद्दा, जैसे टर्की में भूकंप आया तो सारे देश मदद करने के लिए पहुंचे। तो देखो पर्यावरण का मुद्दा हो, इन्वायरमेंट का मुद्दा हो, चाहे कोई आपदा आ जाए, कुछ आते, सारे देश एक साथ मिल जाते हैं। जब कोरोना के टाइम आया था तो देखो सब लोग सारे देश एक साथ मिल गए थे। तो 3 कारणों से वैश्वीकरण, आप 3 कारण याद रखो, यही लिखना कि 3 कारणों से, 3 कारण ये वैश्वीकरण के क्या है कारण। सबसे पहला कारण क्या हो जाएगा आपका, फोन वोन टेलीफोन के कारण बहुत ज्यादा, इंटरनेट के कारण बहुत ज्यादा, वैश्विक आपदा के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण, ये सारे कारण है वैश्वीकरण को बढ़ाने में, वैश्वीकरण को आगे पहुंचाने में, ठीक है। तो वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण के कारण क्लियर हो गया आपको, वैश्वीकरण को बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब वैश्वीकरण के सकारात्मक नकारात्मक राजनीतिक परिणाम क्या है दोस्तों, पॉलिटिकल परिणाम क्या है, क्या पूरे वैश्वीकरण जब आपका सारे वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के सारे देश एक साथ जुड़े तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़े राजनीति पे, पॉलिटिक्स पे, और क्या नहीं। आज अमेरिका से भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, आज चाइना से भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, आज चाइना इंडिया से भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है, अमेरिका भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है, पॉलिटिक्स आप सीखते हो। तो ये ग्लोबल लेवल पे आने के बाद ही तो पता लगा। अगर मान लो ग्लोबल लेवल पे हम जुड़ ही नहीं पाते चाइना से, चाइना में क्या चल रहा है हमें पता लग पाता, चाइना की क्या अच्छी चीज़ें हमें पता लग पाता, चाइना की क्या बेकार चीज़ें हमें पता लग पाता, नहीं। तो वैश्वीकरण के कारण हमें हमारी राजनीति में बहुत सारे सुधार भी हो, क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीज़ों को अपने अपनाया, और बहुत सारे बेकार भी हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें जो बेकार थी हमें पता लगा, और अभी हम उसमें धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। तो क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़े आप लोग यहाँ देख सकते हो दोस्तों। शासन व्यवस्था में सुधार हुआ, पहले से जो शासन था, पहले से जो शासन चल रहा था उससे बहुत ज्यादा सुधार हुआ। हम टेक्निकल आगे बढ़े, हमारी टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़े, समझ रहा है। अब बहुत सारी चीजें, जैसे आपने कैमरे लगाए, कैमरे से क्रिमिनल पकड़ा जा रहा है, तो शासन व्यवस्था में पहले सुधार हुआ है, ठीक है। उसके बाद पारदर्शिता, एक ट्रांसपेरेंसी आई है। ट्रांसपेरेंसी कैसे आ गई, अब जो भी पार्लियामेंट में चलता है रील सब अपलोड हो जाती है, पता लग जाता है। तो टेक्नोलॉजी के कारण क्या हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गई, आपको सारी चीजें पार्लियामेंट की पता लग जाती है, आपको न्यूज पता लग जाती है, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तीसरा, शासन व्यवस्था ईजी हो गया। पहले क्या होता था, बहुत सारी शासन व्यवस्था, अब देखो पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो शासन व्यवस्था बहुत अजीब होती थी, हर चीज ऑफलाइन करनी पड़ती थी। अब चीजें ऑनलाइन हो गई, तो बहुत चीजें क्या हो गई, सरल हो गई है। पहले आप देख लो ना, एक छोटा सा अगर एग्जांपल दे, दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस का फॉर्म पहले लोग जा जाके भरवाते थे, अब देखो खुद ही बैठ के घर पे भरते थे। तो चीजें क्या हो रही है, जैसे ही टेक्नोलॉजी आई चीजें क्या हुई, बहुत आसान। और टेक्नोलॉजी आदान प्रदान हुई, आदान प्रदान हुई मतलब एक से दूसरे देश में गई, इसका मतलब फ्लो हुआ, इसका मतलब वो क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन। तो ये पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी पड़े। अब क्या होने लग गया, कल्याणकारी राज्य, मतलब कल्याणकारी का मतलब होता है दोस्तों अपने समाज का विकास करना, और यहाँ राज्य का मतलब सरकार से, ठीक है, समाज से, ठीक है। तो अपने समाज का विकास करना। तो अब ना सरकार ना ज्यादा कल्याणकारी राज्य मतलब वेलफेयर स्कीम्स वगैरह पे ध्यान नहीं दे रही है। अभी अब थोड़ा थोड़ा ध्यान है, लेकिन पहले क्या करती थी, जब चीजें समाज, पहली सरकार जो थी ना कांग्रेस, ये सब समाजवादी टाइप की थी, तो इस समाज का विकास चाहती थी। लेकिन अब की सरकारें ने चीजें धीरे धीरे भूलती जा रही है, समाज का विकास धीरे धीरे भूलती जा रही है, ठीक है, और चीजों में आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी आप देख लो ना, हम टेक्नोलॉजी में है आगे, लेकिन बट आप देखो गरीबी देखो कितनी अभी भी वही है, एजुकेशन देखो उस हिसाब से सीधे, और पता है चाइना से भी हम कितना पीछे बहुत सारी चीजों में देखे, ठीक है। दूसरा आ जाए न्यूनतम मतलब कम हस्तक्षेप यानी इंटरफेयर, मतलब अब सरकार जो है ना
वो बहुत कम इंटरफेयर करती है। अब आप देखो, अब ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती सरकार, उद्योग वगैरह में उतना इंटरफेयर नहीं, अब धीरे धीरे ना इंटरफेरेंस कम हो गया है सरकार का। अब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मेट्रो में भी इंटरफेयर कम हो रहा है। आप बिजली भी आप देखो, अब जो दिल्ली के अंदर जितनी बिजली आ रही है, आप एक चीज़ नोटिस कर लो, अब आपको दिख रहा होगा, उस पर टाटा लिख के आता होगा, तो बिजली वाला सिस्टम भी आपका क्या हो गया, प्राइवेट हो गया। तो धीरे धीरे सरकार क्या कर रही है, प्राइवेट चीज़ों को करती जा रही है, और धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या होती जा रही है, सीमित होती जा रही है। ठीक है, उद्योगों में सरकार का हस्तक्षेप है वो। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आप आराम से देख सकते हो इंग्लिश वाले। ठीक है, उसके बाद वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव। आर्थिक परिणाम भी आपको पता है, देखा जाए ग्लोबलाइजेशन के होने से पहले से बहुत ज़्यादा विकास हुआ, बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां आई हैं, जिससे भारत का भी क्या हुआ, विकास हुआ, बहुत लोगों को रोजगार भी मिला है, देख सकते हो। ठीक है, अब बाजार में कंपटीशन, अभी ये समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, बाजार में कंपटीशन से क्वालिटी कैसे बढ़िया है। देखो, एक इंडिया की कंपनी है, एक बाहर की कंपनी है, अमेरिका की। क्या बोल रहा हूँ, इंडिया की और अमेरिका की। इंडिया की कंपनी जो थी दोस्तों, उसमें पता लगा, अब मान लो अभी बाहर की कंपनी है, अभी इंडिया की कंपनी है, तो इंडिया की कंपनी अगर लो क्वालिटी बेचे और महंगा बेचेगी तो बिकेगा, क्योंकि एक ही कंपनी है। अब बाहर की कंपनी आ गई, इंडिया की कंपनी आ गई, इंडिया की कंपनी अब मान लो क्वालिटी और महंगा बेचे, और ये अच्छी क्वालिटी सस्ता बेचे, कहाँ से खरीदोगे, बाहर की कंपनी से। पहले यही तो होता था। तुम सोचो, हम अंग्रेजों के कंट्रोल में थे, तब भी जब हम हाथ से चीज़ों को बनाते थे वो महंगी होती थी, और पता है कि अभी भारत को बहुत ज़रूरत है इसी चीज़ की कि अपने भारत से ही सामान खरीदे, लेकिन फिर भी लोग उस टाइम पे सस्ता सामान अंग्रेजों से खरीद लिया करते थे। तो इस टाइम पे समझो, इस टाइम पे तो और खरीदेंगे, उस टाइम पे खरीद लिया करते थे। आज भी आप देखो ना, दिवाली का भी टाइम आएगा, आप में से दिए विए बहुत कम लोग खरीदेंगे, लेकिन लाइट, चाइना से जो लाइट आएगी, ये सब आएगी, बम आएगी, ये सब आप ज़्यादा खरीदोगे। तो इससे नॉर्मल सी बातें पता लग रही है कि ठीक है ना, क्वालिटी वाली कंपटीशन तो हुआ, कंपटीशन के कारण क्वालिटी वाली चीज़ हमें तो बहुत फायदा हुआ इससे, समझ आया, तभी फायदे की हम बात कर रहे हैं। नुकसान भी हुआ, मल्टीनेशनल कंपनियों का उदय हुआ, जिसके कारण हमारी कंपनियां फीकी पड़ गई। ठीक है, हमारे उद्योग क्या होने लग गए दोस्तों, अब सिक्योर ही नहीं हो पा रहे थे, उनको दिक्कत हो रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, दूसरा छोटे उद्योग, मतलब जो छोटे छोटे उद्योग थे, छोटी छोटी फैक्ट्री थी, वो क्या हो गई, धीरे धीरे खत्म हो गई। उसके बाद असमान विकास, इनइक्वल डेवलपमेंट हुआ, समझ दोस्तों, दिक्कत हुई बहुत ज़्यादा। तो असमान विकास, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम, बहुत सारे अच्छे परिणाम हुए। देखो, पहले इंडिया में क्या मेंटलिटी थी, क्या थॉट से आपको पता है, और आज इंडिया में क्या थॉट से बंद हो गया, वो आपको क्लियरिटी है। पहले ये सब छोटी छोटी बातें बोलने में लोग घबराते थे, ऐसी बातें जो एजुकेशन के वे में बोलना चाहिए उसमें घबराते थे, लेकिन आज लोग क्लियर कट सेमिनार्स होते हैं, उस पर डिस्कशन होता है, तो विचारों में खुलापन आया, इसमें कोई शक नहीं है। महिलाओं की स्थिति पहले से सुधर गई है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले कितनी बुरी स्थिति है आपको पता है, पहले के कंपेयर में सही है, अभी मैं नहीं कहता पूरी तरीके से ओके हो गई, लेकिन पहले कंपेयर में बहुत क्या हो गई है, सही हो गई है। मिली जुली संस्कृति का विकास हुआ, जिसकी संस्कृति ऐड होती है विकास हुआ। जैसे कोरोना के टाइम पे सब नमस्ते करने लग गए थे, तो ऐसा टाइम आया, संस्कृति में दम था, हमारा कल्चर उठा भी। ठीक है, लेकिन अब फिर दोबारा हेलो वेलो स्टार्ट हो गया, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। और ये आपके नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट क्या हुआ, अमेरिकी संस्कृति, मतलब वेस्टर्न कंट्री की जितने भी कल्चर थे वो ज्यादा हावी। आज तुम देखो अमेरिका कल्चर कितना हावी है, पूरे वर्ल्ड वाइड इंग्लिश का प्रचलन हो गया बहुत ज्यादा, पूरे वर्ल्ड वाइड। आप देखो, मैंने पैंट शर्ट पहन रखा है, हमारा कल्चर थोड़ी है, अमेरिका का कल्चर है। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर है, तो वेस्टर्न कल्चर लोग धीरे धीरे अपनाने लग गए, तो ये एक कल्चर का ज़्यादा विकास हुआ। छोटे छोटे को कल्चर खत्म हो गए, छोटे छोटे जो देश थे उनके कल्चर तो एकदम खत्म हो गए। बहुत सब देशों के कल्चर तो आप ही नहीं जानते हो कि कैसे है, क्या है, तो छोटे छोटे देश के कल्चर खत्म हो गए। एक दो संस्कृति क्या हो गई, हावी हो गई, एक पक्षीय संस्कृति का विकास हुआ अमेरिका की संस्कृति का। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं, इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे आराम से। उसके बाद दोस्तों, विश्व स्तर पर वैश्वीकरण का विरोध ही मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको पता है कि विश्व स्तर पर वैश्वीकरण का विरोध किसने करा था। आपका एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की फुल फॉर्म बताओ, WSF की फुल फॉर्म बताओ। वर्ल्ड सोशल फोरम ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड लेवल पे जो विरोध करता है किसका, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के बहुत सारे हमने नेगेटिव पॉइंट भी पढ़े, और आप अच्छे समझेंगे वैश्वीकरण के विरोध। उसके बाद हमारे एक दो ही क्वेश्चन रह रहे हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आओ दोस्तों, बच्चे थोड़े आवाज कर रहे थे, बाहर गया था, इसलिए वर्ल्ड सोशल फोरम पूरा नाम उसका अर्थ बताया। तो वर्ल्ड सोशल फोरम मैंने बता दिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, विरोध करता है वैश्वीकरण का, वही सब लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इंडिया में भी एक विरोध करता है, इसका नाम है ISF, इंडियन सोशल फोरम। वर्ल्ड से हो जाएगा, W से हो जाएगा वर्ल्ड, और I से हो जाएगा इंडिया। ये भी क्या करता है, वैश्वीकरण का विरोध करता है इंडिया लेवल पे। ठीक है, अब आ जाओ मेन, अब हमें ये समझ रहा है दोस्तों भारत और वैश्वीकरण। ये मैं आराम से तुम लोगों को समझाता हूँ ऐसे ही, क्योंकि ये आराम से पढ़ लेना, पहले मैं तुम लोगों को आराम से समझाता हूँ भारत और वैश्वीकरण क्या। भारत में वैश्वीकरण क्या हुआ, कैसे आया, कैसे चीज़ें बनी। तो इंडिया में पहले क्या होता था दोस्तों, 1991 से पहले, 1991 के बाद तो चीज़ें बहुत चेंज हुई, उसके बाद भारत का विकास भी हुआ। ठीक है, आफ्टर 1991 मैं बात कर रहा हूँ बिफोर, पहले क्या होता था। 1991 से पहले हम सोचते थे कि हमारी जो फैक्ट्रीज है इनको सिक्योर करो, इन्हीं को चलने दो, बाहर की फैक्ट्री जो भी आए, बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी जो भी है, टैक्स इतना बढ़ा दो आ ही ना पाए। मतलब हम अपने उद्योगों को संरक्षण, उनको सिक्योर करने के चक्कर में बाहरी कंपनियों को अंदर बुलाते नहीं थे, इससे बहुत सारी क्वालिटी में पता नहीं लग सकती थी, बहुत सारी चीज़ों में पता नहीं लगती थी। मतलब पहले भारत ने एक नीति अपना रखी थी, इसको बोलते हैं संरक्षणवाद। क्या बोलते हैं,
संरक्षणवाद, संरक्षण को बोलते हैं प्रोटेक्शन, वाद यानी इज्म, ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद की नीति अपना रखी थी। इसमें क्या करते थे हम, अपने उद्योग, अपनी फैक्ट्रीज को क्या करते थे, संरक्षण देते थे, उनको सिक्योर करते थे, कोई दिक्कत नहीं है तुम करो काम, हम बाहर की कंपनी को नहीं आने देंगे। इससे बहुत दिक्कत हुई। क्या दिक्कत हुई? अर्थव्यवस्था ही पूरी डगमगा गई थी 1991 में। हमारे बाहर की बहुत सारी कैपिटल ही नहीं आ रही थी इंडिया में, ठीक है, टैक्स ही नहीं मिल रहा था, कैपिटल नहीं मिली थी, तो बाहर की कैपिटल बहुत डाउन हो गई थी, हमें बाहर से बहुत सारा सामान मंगवाना पड़ता था। तो ये सब दिक्कतें स्टार्ट हो गई। फिर दिमाग लगाया मनमोहन सिंह जी ने। उस टाइम नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी सरकार चल रही थी 1991 में। अब इन्होंने अपनाया दोस्तों 3 चीज़ों को, LPG, किसको अपनाया? LPG। इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन बता चुका एक टाइप का फ्लो है, ठीक है, जो कंपनी एक दूसरी जगह जाएगी, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन पता है, प्राइवेटाइजेशन। अब क्या करने लगा, आप देखो आज भी तुम नोटिस करोगे ना, गवर्नमेंट सेक्टर से बेस्ट ना प्राइवेट सेक्टर है। आप देख लो आज ट्रेन गवर्नमेंट सेक्टर है, तुम देखो कितनी गंदगी होती है, कैसे चलती है, क्या चलती है पता है। आज मेट्रो प्राइवेट सेक्टर है, कितना डिफरेंस है। आप प्राइवेट स्कूल मिला लो, गवर्नमेंट स्कूल मिला लो, मेजोरिटी गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं। जितनी भी प्राइवेट चीजें वो आगे बढ़े, क्योंकि प्राइवेट में दोस्तों आपको पता है एक बंदा ओनर है और वो उसको मीटर खींचना आता है, उसको उठाना, उसको प्रॉफिट में लाना है। गवर्नमेंट को एक अच्छी बात भी कि गवर्नमेंट को सबका विकास करना है, सबको देख के चलना है, कम चीज़ों। आज बहुत सारे स्कूलों से गवर्नमेंट को घाटा होता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उसको रन कर रही है। लेकिन प्राइवेट स्कूल देख लो, घाटे पे चला जाएगा, ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा तुरंत में। तो ये एक फायदा भी है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप ये समझो तो प्राइवेटाइजेशन, अब धीरे धीरे चीजें क्या करती जा रही है, चीजें प्राइवेट करती जा रही है। सरकार ने उस टाइम क्या करा, बहुत सारी चीजों को प्राइवेट करा, जिससे बहुत सारी चीजें अच्छी हुई। प्राइवेट हुई, एक बंदे के हाथ में गई तो फिर मीटर भी खींचा, आगे भी बढ़ी। लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब लिबरल होना, उदार होना। इसको बोलते हैं उदारवाद, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। वैश्वीकरण बता दिया। प्राइवेटाइजेशन समझ गए, चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन नाम से चीज़ें क्या कर देना, प्राइवेट कर देना। लिबरलाइजेशन, लिबरल कर देना। इन्होंने क्या दिमाग लगाया, बाहर की जितनी भी कंपनी आएगी ना, वीज़ा एकदम सिंपल कर दो, समझ रहा है, टैक्स थोड़ा कम कर दो, जिससे वो आए। वीज़ा बहुत कठोर नहीं थी। आज अमेरिका, रशिया, इन्होंने क्या करा है, जितने विकसित देश हो चुके हैं इन्होंने वीज़ा नीति इतनी कठोर कर दी है, बहुत जल्द आपको वीज़ा नहीं मिलेगा वहाँ का। लेकिन इंडिया ने उस टाइम दिमाग लगाया, वीज़ा नीति को ईजी करा, सबको बोला आओ। उस टाइम देखो ना, इंडिया में पहले लोग दातुन करते थे, कोलगेट नहीं था, अच्छी कार, अच्छी बाइकें नहीं थी, तो सभी देशों को पता क्या लग रहा था, इंडिया मिला है तो भर के बहुत सारी कंपनियां इंडिया में है। और जैसे ही इंडिया में बहुत सारी कंपनियां आई तो इंडिया में पैसे बढ़े। क्यों? अर्थव्यवस्था क्यों बढ़ी? बहुत सारी आएगी, टैक्स देगी, तो बाहर की कैपिटल इंडिया में क्या होने लगे, बढ़ने लगे। तो ये दिमाग लगाया था, तभी ये चीज़ें हो पाई। और नरसिम्हा राव और आपके मनमोहन सिंह का इसमें बहुत ज़्यादा क्या था दोस्तों, रोल। तो वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सारी चीज़ें मैंने समझा दी है, बस ये लिखना है, इस प्रोसेस में आप लिख देना एकदम। अब आ जाओ वैश्वीकरण की आलोचना। वैश्वीकरण की आलोचना 2 लेवल पे होती है, एक होते हैं वामपंथी और एक होते हैं दक्षिणपंथी। अब वामपंथी और दक्षिणपंथी समझना दोस्तों, क्या बोल रहा हूँ मैं, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। दक्षिणपंथी यहाँ पे हो जाएगा आपका वेस्टर्न वाले जितने भी हैं देश, ठीक है, जिनको वैश्वीकरण से बहुत फायदा हुआ है। और ये हो जाएंगे, एक टाइप से मैं इनको बोल सकता हूँ पूंजीवाद वाले देश, कैपिटलिज्म वाले देश, पूंजीवाद। इसको मैं बोल सकता हूँ समाजवाद वाले देश, बोल सकता हूँ ना दोस्तों, समाजवाद वाले देश। समाज जो समाज का भला चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पूंजीवाद मतलब जो पैसे को बढ़ावा देते हैं, इसमें एक ही का कंपटीशन है, एक ही बंदा आगे बढ़ते रहे। मतलब यहाँ पे लगभग ये प्राइवेट की बात करता है, प्राइवेटाइजेशन की, और ये गवर्नमेंटाइजेशन की बात करता है, ठीक है। इसमें वामपंथी वाले लोग, ये बेचारे गरीब होते हैं, समाज की भलाई चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दक्षिणपंथी वालों को समाज से कोई मतलब नहीं है, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं। यहाँ अकेले बंदा आगे बढ़ना चाहता है। तो दक्षिणपंथी ये और वामपंथी है। वामपंथी लोगों को ग्लोबलाइजेशन से नुकसान ही हुआ है, जैसे कि छोटे उद्योगों का पतन हुआ, उसको बहुत फायदा थोड़ी है, उसको नुकसान हुआ है, समझ आया। लेकिन दक्षिणपंथी वाले, जिनको मौका मिला आगे बढ़ने का, मीटर खींच दिया, तो दक्षिणपंथी वाले आगे बढ़ गए। तो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, समाज को आगे बढ़ाने के लिए वामपंथी। ग्लोबलाइजेशन ये नहीं दिखा समाज, ग्लोबलाइजेशन ये कि टेक्नोलॉजी ये सब आगे बढ़ाओ। तो टेक्नोलॉजी में वो आगे बढ़ जाए जो एजुकेटेड होगा, जो अपने पे काम कर रहा होगा, जिसकी तो पहले छोटी फैक्ट्री हुई, बड़ी फैक्ट्री हो रही है। तो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इन्होंने विरोध करा। ये बस एक चीज, अब इसमें लाइन बस एक चीज समझो, वामपंथी समाज को आगे बढ़ाएगा और दक्षिणपंथी अपने आप को पर बंदा उसमें आगे बढ़े, जो साफ सीधा जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। अब आ जाओ कैसे विरोध होना स्टार्ट हुआ। वामपंथी वे लोग हैं जो गरीबों का साथ देते हैं। दोस्तों वामपंथियों का कहना है कि वैश्वीकरण की वजह से गरीबों की हालत और ज़्यादा खराब हुई, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से हाथ पीछे हटा रही है। अभी बताया था मैंने कि सरकार वेलफेयर स्कीम से ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, इंटरफेयर उद्योगों में कम कर रही है, समझ रहा है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रही है, साथ ही साथ गरीब होता जा रहा है अमीरों में। ये वामपंथियों का कहना है, ठीक है।
अब दक्षिण पंथी का कहना है कि अमीरों के हित में बोल, ये अमीरों के हित की बात करते हैं, मैंने तुम लोगों को बताया। इसी कारण विपरीत दक्षिण पंथी का कहना है कि वैश्वीकरण से तेज विकास हुआ, ये भी सही बोल रहे हैं कि वैश्वीकरण से बहुत, इंडिया का देखो ना, वैश्वीकरण नहीं आया था 1991 से पहले तो कितनी दिक्कत हो रही थी, उसके बाद कितनी तेज हुई, तो ये भी सही बोल रहे हैं। पूरे विश्व की समान विकास स्थिति को लाने में अत्यंत आवश्यक है, पूरे विश्व को एकजुट करने में ग्लोबलाइजेशन क्या है, बहुत सही चीज़ है। तो दोनों के अपने अपने पक्ष, अपने अपने पॉइंटर, दोनों अपनी जगह क्या बोल रहे हैं दोस्तों, सही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वाले चैप्टर ग्लोबलाइजेशन से इतने ही चैप्टर आएंगे, तो ये वाला चैप्टर भी हमारा खत्म होता है। अब मैं आपको दोस्तों सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद 3 ही चैप्टर में आज की वीडियो में पढ़ाने वाले, इस 3 चैप्टर को टिप पे कर लेना, यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 3 चैप्टर फिनिश जाएंगे, कल मैं 3 चैप्टर पढ़ाऊंगा, फिर परसों 3 चैप्टर पढ़ाऊंगा, आपके टोटल 9 चैप्टर हो जाएंगे। उसके बाद आपका एग्जाम बहुत ज्यादा धांसू जाने वाला है। आज इसकी दबा के प्रैक्टिस कर लेना, दबा के पढ़ लेना। अब हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों अपने सेकंड चैप्टर। तो दोस्तों 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट और उधर ग्लोबलाइजेशन। अब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, दबा के यही सब क्वेश्चन लगाने, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेने, एकदम पेपर बाहर नहीं आएगा, इससे यही आएगा जो करा दिया एकदम बढ़िया से। चलो पहला क्वेश्चन, पहले आप चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के समक्ष कौन कौन सी समस्या थी, इंग्लिश मीडियम में वर्ड प्रॉब्लम डेट द इलेक्शन कमीशन फेस ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि पहले इलेक्शन में क्या क्या चुनाव आयोग कौन होता है, जो चुनाव करवाता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, चुनाव आयोग, ठीक है। इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन करवाता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन। तो ये बोल रहा है जब पहला इलेक्शन 1952 में हुआ था, आपको भी पता है कि 1952 में हमारा पहला जनरल इलेक्शन हुए थे, ठीक है, जिसमें जनता ने वोट करा था। तो 1952 में पहले इलेक्शन हुए थे। तो क्वेश्चन 1 नंबर का ये भी आता है कि दोस्तों हमारे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, मतलब जो चुनाव आयोग था उसमें 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। एक होता है मुख्य चुनाव आयोग, मतलब 3 मेंबर होंगे उस चुनाव आयोग में जो इलेक्शन करवाएंगे। इसका मुख्य चुनाव आयुक्त है सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। अब ये बोल रहे हैं कि सुकुमार सेन यानी जो हमारे चुनाव आयुक्त थे उनको क्या क्या समस्या आई थी पहले इलेक्शन कराने में। तो दोस्तों आपको पता है पहले इलेक्शन कराने में कितनी सारी समस्या आएगी। पहली बात, हमारे देश का आकार इतना ज़्यादा बड़ा है, टेक्नोलॉजी कम है, प्लस में 17 करोड़ मतदाता थे। कितने करोड़, 17 करोड़ मतदाता, मतलब जो वोट डालेंगे। एजुकेटेड 15% थे, सिर्फ 15% एजुकेशन थी उस टाइम पे। अब आप सोचो कैसे कैसे वोटिंग हुई होगी, कैसे कैसे क्या कराया होगा। अमेरिका तक ने ये बोल दिया था कि इलेक्शन, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी कभी आ ही नहीं सकती इंडिया में। ब्रिटेन सब बोले डेमोक्रेसी आ ही नहीं सकती इंडिया में, मतलब इंडिया की बहुत बेइज्जती हो रही थी वर्ल्ड वाइड उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। सब वेस्टर्न कंट्री सब बोले थे इनसे क्या होगा, ये कैसे होगा। तो अब समझो 17 करोड़ मतदाता, अब उसमें से 489 MP भी चुनने हैं, 3200 MLA चुनने हैं। इतनी हालत खराब हो गई थी ना, 3200 MLA चुनने, 489 MP चुनने, 15% एजुकेटेड है, 3 लाख ऑफिसर चुनने हैं। ऑफिसर्स क्या करेंगे, अबे भाई इलेक्शन करवाने में हेल्प नहीं करेंगे ऑफिसर्स, जो इलेक्शन करवाते हैं पूरे, जो आपके इलेक्शन बाहर बैठते हैं, ठीक है भाई, आप देखते हो बाहर बैठते हैं, अंदर वो चलाते कंप्यूटर वगैरह बैठ के, मशीन वगैरह चलाते, सारी चीज़ें। EVM को ठीक, मान लो EVM बीच में गड़बड़ हो गया, ठीक करना। उस टाइम तो चलो EVM नहीं था, EVM तो बहुत बाद में आया था, पहले तो बैलेट पेपर पे होते थे, फिर भी बहुत सारे ऑफिसर चाहिए थे। मतदाता सूची जो आपके घर तक आती है वो सब करना, प्रचार करना, इतना सारा काम था। ये सारा काम, टेक्नोलॉजी कम थी, तो सोचो कितना मुश्किल होगा, किस फेज से हम गुजर रहे थे उस टाइम। लोकतंत्र लाना मुश्किल था, प्लस में पूरे वर्ल्ड वाइड दबदबा बन चुका था कि इनसे क्या होगा, इनसे ये होगा, मतलब पहले ही बेइज्जती स्टार्ट हो गई थी। अब समझो इतनी सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स सारी झेल रहे थे हम पहले इलेक्शन के अंदर। तो ये सारे आंसर आपको किसमें लिखने हैं, पहले इलेक्शन। प्लस में महिलाओं ने एक काम और कर दिया, महिलाओं ने अपने नाम गलत सलत दर्ज कर दिए दोस्तों। जैसे मान लो किसी लड़की का नाम पूजा है, तो क्या लिखेगी, पूजा, वहाँ उसको पूजा ना लिख के उसने अपने पति का नाम लिखती थी, मोहन की लुगाई, देवेंद्र की लुगाई, भूपेंद्र की लुगाई, ये सब लिख देती थी। बताओ, ये तो पूरा खराब कर देता। इलेक्शन कमीशन को इतना गुस्सा है, उसने फिर दोबारा मतदाता सूची तैयार करी, एकदम दोबारा बनाओ, समझा, वोटर लिस्ट दोबारा बनवाई उसने, दोबारा तैयार करवाई। तो ये सब कर दिया। 40 लाख महिलाओं ने, कभी एक बुक में एग्जाम्पल भी दिया, अल्लाह की बीवी फला की बेटी, अपने पति का नाम, पिता का नाम गलत सलत ऐड कर दिया उसमें, ठीक है। तो ये सारे पहले इलेक्शन के क्या है दोस्तों, देखो यही सब लिखा हुआ है। देश का बड़ा आकार, 17 करोड़ मतदाता थे, जिसमें 3200 विधानसभा में से MLA और 489 सांसद चुनने थे, ठीक है। 3 लाख से ज्यादा अधिकारियों को नियुक्त करना था, मतदाता सूची तैयार करनी, सीमांकन, कितना एरिया, सीमांकन मतलब बाउंड्री सेट करनी थी, कितना एरिया MLA का रहेगा, कितना एरिया MP का रहेगा, ये सारी चीजें। और टेक्नोलॉजी की तो लैक था ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। लेजिस्लेटिव असेंबली से कितने चुनने थे, 3200 MLA। प्रथम 3 चुनाव में कांग्रेस का बढ़त। अब देखो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि आप देखोगे 3 इलेक्शन में शुरुआत की, 1952, 5 साल बाद 1957, फिर 5 साल बाद 1962। ये 3 इलेक्शन में कांग्रेस इतनी हाईफाई वोटों से जीत रही थी ना, आप समझ नहीं सकते। 364, 374, 300, ऐसे 300, मतलब इन तीनों में 300 पार सीट आई थी।
अब आप फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों कि पहले आम चुनाव में कितनी सीटें मिली, दूसरे में कितनी मिली, तीसरे में मिली। पहले में कमेंट आप फटाफट कमेंट करोगे, ठीक है, कि तीनों इलेक्शन में कितनी कितनी सीटें आई थी कांग्रेस की। अब समझो 300 प्लस सीटें, ऐसा क्यों भाई, कांग्रेस ही क्यों जीत रही थी? तो क्वेश्चन ये आ जाएगा, कांग्रेस के प्रभुत्व यानी कांग्रेस का डोमिनेंस का कारण क्या था, क्यों इतनी डोमिनेंस हो रही थी, वही क्यों जीती? तो इसका आंसर नॉर्मल सी बात है, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी थी, 80-85 में बन गई थी एओ ह्यूम द्वारा। सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस। ज्यादातर बंदे किसको जानते थे? कांग्रेस को। उस टाइम ज्यादा पार्टी नहीं थी, लीड ही कौन कर रही थी? कांग्रेस। नेहरू जी, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अम्बेडकर, जितने भी ये थे सारे कौन सी पार्टी के थे? कांग्रेस पार्टी के। शुरुआत में जाना किसको जाता था? कांग्रेस को जाना जाता था। ऐसा भी बोला जाता था कि आजादी कांग्रेस द्वारा मिली है। ये सारा एकदम चीजें ऐसे, तुम करिश्माई नेता तुम देख लो, जिन्होंने कितनी गेम बनाई थी, कितना अंग्रेजों को एकदम पलट दिया था, एकदम सारी चीजें कर दी थी, तत्ता पलट कर दिया था अंग्रेजों का। अब तुम समझो तो ये सारे बंदे किसके थे? कांग्रेस। इस कारण कांग्रेस का नाम था, इस कारण कांग्रेस का एक डोमिनेंस था। सभी वर्ग, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कुछ भी हो, सब सपोर्ट करते थे किसको? कांग्रेस को। कांग्रेस एक लोकप्रिय उस टाइम पार्टी बोल सकते हैं, एक फेमस पार्टी थी। तो इस सारे कारण की वजह से दोस्तों कांग्रेस क्या होती थी? हर बार जीतती थी। तो यही सब पॉइंट आपको लिखने हैं, यही सब पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। देश में सबसे बड़ी पार्टी थी, तो पुरानी पार्टी थी, सबसे मजबूत संगठन था, लोकप्रिय नेता थे, ठीक है, लोकप्रिय पार्टी भी थी, आजादी की विरासत ऐसे बोलते थे, आजादी इसी ने दिलाई है, सभी वर्गों का समर्थन था, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है। और नेहरू जैसे करिश्माई नेता थे। तो यही सब पॉइंट आपको लिखने हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी दोस्तों एकदम स्क्रीनशॉट खींच लेंगे इसका, ठीक है। लार्जेस्ट पार्टी थी, ओल्डेस्ट पार्टी थी, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, पॉपुलर लीडर्स थे, यही सब चीजें आपको लिखनी है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में, कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारधात्मक गठबंधन? अब यहाँ पे एक वर्ड पकड़ना, विचारधात्मक गठबंधन, इंग्लिश में बोलते हैं आइडियोलॉजिकल अलायंस। क्या बोलोगे? कोलिशन बोल लो, अलायंस बोल लो, ठीक है, आइडियोलॉजिकल अलायंस। क्या बोल सकते हो? आइडियोलॉजिकल अलायंस। तो यहाँ एक वर्ड आया है विचारधात्मक गठबंधन, इंग्लिश में आइडियोलॉजिकल अलायंस। कैसे था ये बताना है। तो दोस्तों विचारधारा मतलब हमें सारी विचारधाराओं का समावेश मतलब होता है मिलना। देखो जैसे मान लो वामपंथी, अभी हमने पढ़ा ना पिछले में, वामपंथी गरीबों को सपोर्ट करती है, दक्षिणपंथी अमीरों की विचारधारा है, दक्षिणपंथी लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, नरम दल जो एकदम शांत रहते हैं, गांधी जी सब, गरम दल जैसे भगत सिंह वगैरह हो गए, ठीक है, और आपके पूंजीवाद, समाजवाद, ये सारे चीज कांग्रेस में देखने को मिलती थी। मतलब सारे टाइप के नेता थे, कोई नेता वामपंथी है तो कोई नेता दक्षिणपंथी है, कोई नेता नरम दल है, कोई नेता गरम दल है। मतलब एक बहुत सारी विचारधाराओं का समावेश था कौन? कांग्रेस। उसी को बोलते विचारधात्मक गठबंधन। तो ये सारी चीजें आपको सिलेबस में लिख देनी है, सारी कुछ विचारधारा लिख देना है, ऐसा विचारधाराओं का समावेश था कांग्रेस के अंदर। तो इसे हम बोलते हैं विचारधारात्मक गठबंधन। आइडियोलॉजिकल मतलब सारी आइडियोलॉजिकल का अलायंस मतलब होता है गठबंधन। जब गठबंधन आपने सुना 2 से 3 पार्टी को मिला गठबंधन होता है बहुत सारा, ठीक है, 2 से 3। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। देखो वो इसी लिखे 1885 में, थोड़ा सा बता दो कि बनी थी। शुरुआत में यहाँ पे छोटे छोटे व्यापारी थे, एजुकेटेड पीपल थे। धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन मतलब धीरे धीरे नेशनल मूवमेंट करने लग गई, धीरे धीरे बड़ी होने लग गई पार्टी। फिर धीरे धीरे बढ़िया नेता इसमें शामिल हो गए, जैसे कि समाजवाद विचारधारा, उदारवाद, गांधीइज्म, ठीक है, वामपंथी, दक्षिणपंथी, बहुत सारी विचारधाराओं का एक समावेश बन गया। और सभी वर्गों समाज के जितने वर्ग, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको उस पर क्या मिला? अपना स्थान मिला। और सभी बहसों का हल लोकतांत्रिक तरीकों से निकाला। मतलब जितनी बहस होती थी सबका हल कैसे निकलता था? डेमोक्रेटिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है। ये मैंने मेन पॉइंट तुम्हें समझा रहा हूँ उस वाले पेज पे, फिर मैं लाइन बाय लाइन तुम्हें दिखा दे रहा हूँ कि तुम्हें कैसे क्या करना है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब प्रथम लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या था दोस्तों? प्रथम लोकसभा पता है 489 सीटें, अभी हमने पढ़ा था शुरुआत में 489 MP चुने गए थे, ठीक है। तो 489 में 364 MP किसके आ गए थे? यानी 364 सीट किसके आ गई थी? कांग्रेस की। देखो कितना था, 364 सीटें। आप समझ रहे हो किस हिसाब से काम कर रही थी कांग्रेस, खतरनाक। बाकी 2 का बताओगे आप फटाफट। अब भारतीय जनसंघ का वर्णन, अभी 2 पार्टियां हमें पढ़नी है, भारतीय जनसंघ और एक और पार्टी पढ़नी है, ठीक है, हमें सोशलिस्ट पार्टी। लेकिन उससे पहले हम ये फटाफट पढ़ लेते हैं, आसान है। भारत में पहली बार वामपंथी सरकार किस राज्य में और कब स्थापित हुई थी? वामपंथी वही लेफ्टिस्ट की बात हो रही है, ठीक है, जो किसको सपोर्ट करेगी दोस्तों? गरीब वगैरह को सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पे 1957 के अंदर आपकी कम्युनिस्ट पार्टी केरल के अंदर क्या होती है? बन जाती है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ बनती है? केरल के अंदर। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये कब टूटती है? तो आपको मैंने बताया था 1964 के अंदर टूटती है CPI और CPIM। CPI और CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवाद, ठीक है। तो ये 2 तरीके से पार्टी टूटती है। तो ये नॉर्मली आपको याद रखना है कब टूटती है। MCQ में क्वेश्चन बन सकता है और 2 नंबर में बन सकता है, ठीक है। अब सोशलिस्ट पार्टी और हमें किसके बारे में पढ़ना है? भारतीय जनसंघ पार्टी के बारे में। फिर एक क्वेश्चन करते हैं, हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। फिर मैं डालूंगा कल वीडियो, ये 3 चैप्टर आपको बढ़िया तरीके। जनसंघ पार्टी दोस्तों आप बोल सकते हो बीजेपी का कहना है,
पुराना रूप बोल सकते हो उसको। इसमें वो सारी चीज़ लिखी हुई है जो बीजेपी आज करती है और बीजेपी में आपको दिखती है। बीजेपी क्या चाहती है कि हिंदी सर्वोच्च लैंग्वेज बन जाए, इंग्लिश की आलोचना करती है, क्रिटिसाइज करती है, इंग्लिश खत्म करने की बात करती है, ठीक है। जनसंघ पार्टी का तो यही था भाई, इंग्लिश को बीजेपी दिखाती उस हिसाब से, लेकिन बस बोलती नहीं है, ठीक है। बाकी यही है, ये चाहती है कि अखंड भारत बने, तो बीजेपी भी क्या चाहती है, अखंड भारत बने, ठीक है, पाकिस्तान को मिला के। तो यही सब चीज़ें इसमें लिखी हुई आप देख सकते हो, ठीक है। आरक्षण को खत्म करने की बात करती है, रिजर्वेशन को, देखो वही सब लिखा हुआ, अखंड भारत का निर्माण की बात करती है, हिंदी भाषा का सपोर्ट करती है, अंग्रेजी भाषा की आलोचना करती है, आरक्षण के खिलाफ बोलती है, और ये चाहती है एक देश एक राष्ट्रीय एक संस्कृति का विचार होना चाहिए, मतलब एक देश होना चाहिए, वही एक राष्ट्रीय एक संस्कृति, सबका एक क्या होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए, ठीक है। देश की वस्तु का समर्थन, मतलब अपने देश की चीज़ों को, स्वदेशी चीज़ों को बेचना चाहती है, वही गांधी जी वाली विचारधारा, स्वदेशी चीज़ों को बेचो, विदेशी चीज़ों का क्या करो भाई, बहिष्कार करो, बायकॉट करो, ठीक है, विदेशी वस्तुओं का क्या करो, असमर्थन करो। तो यही सब चीज़ है, यही पॉइंट आपको लिखने हैं उसके बारे में, ठीक है। तो वो तो आपको याद है क्योंकि बीजेपी को टैग करके आप। अब सोशलिस्ट पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी किस में टूटती है, कांग्रेस में। 1934 के अंदर ये पार्टी क्या होती है, टूटती है। उसके बाद ये इनके जो हेड होते हैं आचार्य नरेंद्र, ठीक है, 1948 में सॉरी कांग्रेस से अलग होती है, 1934 में बनाई जाती है। आप बोलोगे ये क्या भाई, युवा नेता ने 1934 बनाया, 1948 में कांग्रेस पार्टी से अलग हुई। विचारधारा पहले पनप गई थी, बाद में ये सेपरेट हो गई थी, ठीक है। समाजवाद को अपनाना विचारधारा थी, ये क्या चाहती थी कि समाजवाद को अपनाए, समाज को आगे बढ़ाना है, ठीक है, समाजवाद की चीज़ें करनी है। उसके बाद में पार्टी 3 भागों में बढ़ जाती है, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ये आप याद कर लेना फटाफट, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप लिख लेना, ठीक है। कौन कौन सी पार्टी, किसान और ये मैंने ट्रिक से पढ़ा रखा है, अगर आपके पास टाइम हो तो चैप्टर 2 की मेरी वीडियो खोलना है, HR अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको दिख जाएगा, तो इसके ट्रिक आप याद कर लेना, मैंने ट्रिक से वहाँ पढ़ा रखा है, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों, एक टॉपिक ये है कि विपक्ष का उद्भव कैसे हुआ, ठीक है, विपक्ष कैसे पनपा, ठीक है। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बन सकता है कि लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका होती है, लोकतंत्र, ये मैं क्वेश्चन देके जा रहा हूं, आप लोग एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, विपक्ष की क्या भूमिका होती है, इसमें एक पॉइंट में बता देता हूं, मतलब क्या रोल होता है विपक्ष का, एक पॉइंट में बता दूं। अगर कोई भी बेकार नीति आती है तो उसका विरोध करती है कौन, विपक्ष पार्टी, ठीक है। कोई पक्ष पार्टी बेकार रूल लेके आती है तो उसका विरोध करती है। तो ऐसे ही आपको ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति क्या थी। तो दोस्तों कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति यानी कांग्रेस के डोमिनेंस की बात कर रहा है, इसकी प्रकृति कैसे लगती है। आप देखो चाइना के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी है, वही जीतती है, यहाँ भी कांग्रेस जीत रही है। शुरुआत के 3 इलेक्शन में कांग्रेस कितनी हावी थी और वहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी हावी, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, वहाँ के संविधान में एक पार्टी है, यहाँ कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं जीत रही क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक है। देखो नेचर चेंज है, वहाँ एक ही पार्टी है इसलिए वो जीते जा रही है, यहाँ ये इसलिए नहीं जीत रही, एक ही पार्टी है, ये लोकप्रिय और फेमस पार्टी है। बाकी पार्टियाँ इसको इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि इसने बहुत काम करा है, तो नेचर क्या है अलग। समझो मैक्सिको के अंदर PRI नाम की एक पार्टी थी, मैक्सिको के अंदर 60 साल इसने राज करा, इसने भी राज करा, समझ रहा है, इसने भी बहुत साल राज करा, लेकिन दोनों में कितना डिफरेंस है, क्योंकि PRI इसलिए जीत रही थी क्योंकि वहाँ एक ही पार्टी है, राज करे जा रही है, राज करे जा रही है और गलत तरीके से जीत रही थी, लेकिन ये गलत तरीके से नहीं जीत रही, इसको जनता जिता रही है। तो दोनों का नेचर चेंज है, सब प्रभुत्व तो दोनों का अपनी अपनी जगह, लेकिन दोनों का नेचर चेंज है। ये कैसे जीत रहे हैं, जीतने का तरीका दोनों का अलग है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये 2 क्वेश्चन आप जरूर लगाएं दोस्तों। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या हो गया दोस्तों, दूसरे चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए हैं। अब हमारा यहाँ पे पूरा तीनों चैप्टर के क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बस ये दबा के आप क्वेश्चन लगा लो, मेहनत कर लो अच्छे से, ये तीनों चैप्टर लगा लेना। फिर कल मैं आपको और 3 चैप्टर की वीडियो डाल दूंगा, इस तरीके से 9 चैप्टर हम लगा देंगे और एकदम सारे क्वेश्चन इनमें से फंसवा देंगे। बस वीडियो लगाओ, मेहनत करो, वीडियो को शेयर मारो, लाइक कमेंट दबा के करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।